हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको द मेनू 2022 की फिल्म की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत एक कपल से होती है जो दोस्त थे। लड़की का नाम मार्गरेट था। वो एक नाव के आने का इंतजार कर रही थी क्योंकि वह वास्तव में एक शेफ के होटल में उसके सभी व्यंजन आजमा रही थी। उनका होटल एक टापू पर था जहां दुनिया भर के अमीर लोग आकर उनके व्यंजन का स्वाद चखते थे, लेकिन इस बार शेफ ने उन्हें वहां आने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि आज वो उन्हें कुछ बड़ा दिखाना चाहते थे। वे कुछ अलग करने जा रहे थे। जब मार्गरेट और उसकी सहेली वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां बहुत से लोग आए हुए हैं। वो सभी प्रसिद्ध और बड़े लोग थे। उनमें से एक महिला थी जो एक वरिष्ठ थी जो भोजन की जांच करती थी, और अब मार्गरेट दंपति के इस अमीर आदमी को देखते हैं तो वह छुप जाती है जैसे वो उसे पहले से जानती हो। खाने के लिए एक डिश परोसी जाती है और उसे खाकर सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो उस सीनियर शेफ ने बनाया था। सब उस टापू पर पहुंच जाते हैं जहां महाराज का होटल था और वहां महाराज का मित्र उन सबका स्वागत करता है। जब वह मार्गरेट को देखती है तो वो समझ जाती है कि मार्गरेट उसकी पत्नी नहीं है। तो महाराज का मित्र मार्गरेट के मित्र से पूछता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई, जिस पर वो ज्यादा बात नहीं करता और कहता है कि वो मेरी पत्नी है। रसोइया का दोस्त कहता है कि ठीक है, वो तुम्हारी पत्नी है, मुझे पता है कि वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी इच्छा है। अगर आप अपनी पत्नी की जगह उसे ले आए तो कुछ बात नहीं। इसके बाद उन सभी को आगे ले जाया जाता है जहां वो उस होटल में जा रहे थे। रसोइया के दोस्त उन्हें पूरी जगह की सैर कराते हैं, यानी वो उन्हें उस जगह की सैर कराती है। रास्ते में उन्हें महाराज का घर दिखाई देता है, लेकिन उस पर ताला लगा हुआ है। तो सभी उससे पूछते हैं कि ये क्या है, जिस पर वो बताती है कि ये शेफ का घर है, लेकिन यहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है, चाहे ग्राहक हो या कर्मचारी, यहाँ कोई नहीं जा सकता। सीनियर शेफ भी आते हैं जो दूसरे शेफ को बता रहे थे कि कैसे करना है, मतलब कोई भी डिश कैसे बनानी है। अब उसे देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो एक सीनियर शेफ था। वरिष्ठ रसोइया मार्गरेट को अजीब तरह से देखता है क्योंकि वो जानता था कि मार्गरेट हमारे मेहमानों की सूची में नहीं थी, लेकिन वो फिर भी आई थी। फिर शेफ सबके सामने जाता है और कहता है आज रात की पहली डिश मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, लेकिन उस डिश को पेट भरकर मत खाइए, आपको बस इसे चखना है और बताना है कि इसका स्वाद कैसा है। इसके अलावा हमारे पास और भी कई व्यंजन हैं। इसे खाने के बाद सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं और हम देख सकते हैं कि शेफ सभी की बात ध्यान से सुन रहा है। फिर रसोइया दूसरी डिश बनाने लगता है जिसमें रोटी शामिल होनी चाहिए, लेकिन महाराज कहते हैं कि आज मैं बिना रोटी के कुछ अलग करने जा रहा हूँ। मैं आपको ये वह पकवान दूंगा, इसे खाने के बाद आप बता दोगे कि ये कैसी है। व्यवसायी रसोइये के साथी को अपने पास बुलाते हैं और उससे रोटी मांगते हैं। वो कहती है कि आपने सुना नहीं कि महाराज ने रोटी देने से मना कर दिया है, और अगर उनका आदेश है तो रोटी आपको नहीं दी जाएगी। फिर वो आदमी कहता है कि मेरी बात मान लो लड़की, मैं तुम्हें वे सारे पैसे दूंगा, बस मेरे लिए रोटी ले आओ। लेकिन वो फिर भी उसे मना कर देती है और वो ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि ये सब कुछ महाराज की मर्जी से क्यों हो रहा है। अब जब रसोइया देखता है कि मार्गरेट ने कुछ नहीं खाया है तो वह पास जाकर पूछता है कि तुम कुछ क्यों नहीं खा रहे हो। मार्गरेट कहता है कि क्या तुम अगर यहाँ खाने को कुछ होगा तो मैं क्यों नहीं खाऊं, मैं आपका खाना नहीं खा सकता। ये सुनकर रसोइया को अजीब लगता है और वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो चाहता था कि उसका खाना यहाँ आने वाले सभी लोगों द्वारा खाया जाए। उनकी मृत्यु के बाद मार्गरेट बूढ़े व्यक्ति को घूरता है और उसकी पत्नी ने भी देखा कि मार्गरेट अपने पति को घूर रही है। तभी वो अपने पति से पूछती है कि वो लड़की आपको क्यों घूर रही है। तब बूढ़ा कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। फिर वो कहते हैं कि हमारी अगली डिश भी तैयार है जिसमें आपकी अच्छी बुरी सभी यादें हैं। इतना कहने के बाद वो पकवान सबको परोसा जाता है जो एक तरह की रोटी की तरह दिखता है, जिस पर उन सभी के बारे में कुछ लिखा हुआ था और तस्वीरें भी बनी थी। बुढ़िया उस थाली में अपने पति की तस्वीरें देखती है। दरअसल उसके साथ एक लड़की भी थी। ये देखकर वो आग बबूला हो जाती है और उसे अजीब सा लगता है कि वो अपने पति से पूछती है कि ये लड़की कौन है, जिस पर वृद्ध कहता है कि मैं नहीं जानता कि वो कौन है। अब उनकी तरह बाकी डिशेज पर भी कुछ ऐसा बना था जो सबके राज खोल रहा था। इससे खुशी का माहौल खराब होने लगता है और उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो इसके खिलाफ आवाज उठाने का फैसला करते हैं। लेकिन तब भी वॉशरूम में जाने के बाद मार्गरेट खिड़की के बाहर वो शेफ के साथी को देखती है जिसके बड़े पंख थे। अब वो उसे देख ही रही थी कि शेफ जो उससे बात करने आया और मार्गरेट से पूछता है कि तुम मेरे व्यंजन क्यों नहीं चख रहे हो। इस पर वो कहती है कि असल में मुझे कुछ खाने को नहीं चाहिए, बस इतना ही और कुछ नहीं। ये सुनकर रसोइया पूछता है कि अब मुझे अपनी असली पहचान बताओ, तुम कौन हो, मैं पता लगाऊंगा कि आखिर तुम कौन हो। अब उन्हें अगली डिश के बारे में बताया जाता है जो शेफ के साथी द्वारा बनाई गई थी, लेकिन डिश परोसने से पहले सबसे पहले वो उस सफेद कपड़े को बिछाते हैं जिस पर रसोइया
का साथी आकर खड़ा हो जाता है और मुंह में बंदूक डालकर खुद को गोली से खत्म कर लेता है, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी डिश ऐसी अनोखी है जिसे मेरे अलावा कोई नहीं बना सकता और ना ही कोई बना सकता है। ये देखकर वो सभी घबरा जाते हैं और महाराज से पूछते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, जिस पर शेफ बड़े आराम से जवाब देते हैं, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो पार्टी का हिस्सा है, तो बस इसका आनंद लें और चिंता ना करें। फिर मरने वाले रसोइये की डिश उन्हें दी जाती है और वो उसे खाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। बूढ़ा जल्दी से उठता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हमें चले जाना चाहिए, लेकिन जब आप जाने वाले थे, शेफ का साथी उन्हें अपने अन्य साथियों के साथ रोकता है। वो उसे मजबूर करने के लिए बूढ़े व्यक्ति की एक उंगली भी काट देती है। ये देखकर वो सब घबरा गए और अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ गए, क्योंकि वो समझते हैं कि यदि उन्होंने यहाँ से भागने का प्रयास किया तो वो उन्हें भी मार डालेंगे। थोड़ी देर बाद मार्गरेट शेफ के पास जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या करना चाहते हो, आपका इरादा क्या है? जिस पर शेफ मुस्कुराते हुए कहते हैं, पहले अपनी असली पहचान बताओ कि तुम कौन हो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरी योजना क्या है। वो कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरा नाम मार्गोट है। जिस पर शेफ कहते हैं कि नहीं, आप मार्गोट नहीं हो सकते, आप यहाँ आने वाले मेहमानों की सूची में शामिल नहीं थे। वास्तव में आपको जानबूझकर किया गया है, इस सूची में डाल दें। आपकी जगह किसी और को नहीं आना था, लेकिन आप उनकी जगह लेकर यहाँ आए। आप हमारी योजना का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम अपनी योजना को बदलने के लिए मजबूर हैं। और सुनिए, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ आए हैं सब मर जाएंगे, हम भी और मेहमान भी। अब जाहिर सी बात है कि तुम भी यहाँ आए हो तो तुम भी मरोगे। अब आपको तय करना है कि आप हमारे साथ मरेंगे या ग्राहकों के साथ मरना चाहेंगे। अब ये सुनकर मार्गरेट चिंतित हो जाती है। वो महाराज के पास आता है और उससे कहता है कि तुम सब हमारे व्यंजन कैसे भूल जाते हो। हर साल तुम छुट्टियां बिताने आते हो, लेकिन तुम्हें हमारी एक भी डिश याद नहीं रहती है। और अब मैं तुम सबको एक एक करके मार डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि खाना बनाना इतना मुश्किल है, ये काम इतना आसान नहीं कि जितना तुम लोग समझते हो। ये सुनते ही तीनों व्यापारी तुरंत उठ जाते हैं और महाराज से कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि हम कौन हैं? इस मकान का मालिक हमारा मित्र है और उसके कहने पर हम तुम्हें यहाँ से निकाल सकते हैं। ये सुनकर महाराज कहते हैं कि तुम इतनी मेहनत क्यों करोगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये कहकर वो उस खिड़की से बाहर देखने को कहता है और जब उन्होंने बाहर देखा तो इस घर का मालिक वहाँ था। उसके पीछे महाराज ने बड़े बड़े पंख लगा रखे थे और अब सबके सामने उसे धारा में डुबोते हुए समाप्त कर देते हैं। इससे सभी डर गए और समझ गए कि शेफ खतरनाक है और पागल भी। थोड़ी देर बाद मार्गरेट शेफ से बात करने के लिए उसके पास जाती है और कहती है कि आप बिल्कुल सही थे। हाँ, मेरा नाम मार्गरेट नहीं है, लेकिन मुझे वास्तव में यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये सुनने के बाद शेफ कहता है कि छोड़ो इन बातों को, बस ये बताओ कि तुम किसके साथ मरना पसंद करोगे। मार्गरेट कहता है कि मुझे सोचने के लिए और समय चाहिए। इसके बाद शेफ उन सबको बाहर ले जाते हैं। वो सबसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने का मौका दे रहा हूँ, जिसको अपनी जान बचानी है वो यहीं छुप जाए, लेकिन अगर मेरे कार्यकर्ता तुम्हें पकड़ लेंगे तो तुम्हें लौटना पड़ेगा। इससे सारे आदमी वहाँ से भागकर छिप जाते हैं और रसोइया का साथी उन्हें ढूंढने लगता है। रसोइया का साथी उस सभी महिलाओं को अंदर ले जाती है और उनकी डिश परोसती है। इसे खाने के बाद वो उसकी झूठी तारीफ करने लगते हैं और ये सुनकर वो खुश हो जाती है, लेकिन जहाँ लोग छिपे थे वहाँ सभी पकड़े जाते हैं और इसके बाद सभी को वापस होटल बुला लिया जाता है। रसोइया मार्गरेट के दोस्त के पास आता है और सबको बताता है कि मैंने उसे अपनी पत्नी के साथ आने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वो उसके साथ नहीं आया। वास्तव में ये लड़की अपने साथ मार्गरेट को ले आई है, जो अच्छा नहीं है। लड़की और उस बूढ़े आदमी के साथ भी रही जो अमीर था। रसोइया अपने दोस्त की और भी ज्यादा इज्जत करता है और कहता है कि जब तुम्हें पता था कि ये लड़की ऐसी है तो तुम इसे यहाँ क्यों लाए, क्योंकि जिस योजना में उसे शामिल नहीं किया गया था उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। वो तुरंत उसे उठाता है और शेफ के कपड़े पहनता है और उसे खाना बनाने के लिए कहता है। मार्गरेट का दोस्त खाना नहीं बनाता, लेकिन साथ ही बहुत रो रहा था क्योंकि उसकी बेइज्जती हो रही थी, इसलिए वो खुद को खत्म कर लेता है। थोड़ी देर बाद मार्गरेट शेफ के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे इसके लिए चीजों की जरूरत है, मुझे तुम्हारे घर जाना है। ये सुनने के बाद रसोइया अपने साथी से कहता है कि उसे मेरे घर की चाबी दो, क्योंकि वो भी अब हम में से एक है और हमारे साथ मरेगी। अब मार्गरेट चाबी लेकर अपने घर जाता है और देखता है कि शेफ खाना बनाने का दीवाना है। जुनून अब पागलपन बन गया है। इसी बीच शेफ का साथी भी आ जाता है और मार्गरेट से कहता है कि शेफ ने मुझे यहाँ तुम्हें मारने के लिए भेजा है। ये कहकर मार्गरेट पर वार करती है, लेकिन वो अपना हमला रोक देती है और उससे चाकू छीन लेती है और
और उल्टा उस पर वार कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर मार्गोट वहाँ से भाग जाती है। वह शेफ के कमरे में जाती है और देखती है कि वो शादीशुदा था और उसकी एक बेटी भी थी और शेफ को चीज बर्गर बनाना बहुत पसंद था। वो सबसे ज्यादा वही बनाता था। वो यहाँ एक रेडियो भी देखती है जिसके माध्यम से वो एक संदेश भेजती है ताकि जब मार्गोट वापस आए तो कोई उसकी मदद के लिए यहाँ आ सके। शेफ ने अपने हाथों पर खून देखा। वो समझ गया कि उसने अपने साथी को मार डाला है और एक इंस्पेक्टर वहाँ आता है क्योंकि उसे रेडियो संदेश मिलता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। लेकिन वो सभी मेहमानों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि वो सभी उसके पसंदीदा थे जिन्हें वो पसंद करता था। वहाँ फिल्म स्टार उनका फेवरेट भी था, इसलिए इंस्पेक्टर उनसे ऑटोग्राफ मांगता है, जिस पर वो ऑटोग्राफ भी देते हैं। लेकिन वहाँ उन्होंने लिखा था हमारी मदद करो। ये सुनकर दरोगा अपनी बंदूक निकालकर महाराज की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कोई धूर्तता पीछे मत हटो। फिर इंस्पेक्टर गोली चलाता है, लेकिन मुसीबत ये है कि गोली के बदले आग निकलती है क्योंकि माचिस की तीली थी। जिसके बाद वो शेफ से हाथ मिलाता है और ये सब देखकर सभी समझ जाते हैं कि वो भी शेफ का साथी है। वो सिर्फ उनका मजाक उड़ा रहा है। अब मार्गोट किसी तरह यहाँ से निकलना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि आखिरी डिश बन रही है और अगर मैं यहाँ रही तो सबके साथ मर जाऊं। वह बावर्ची से कहती है कि अब मुझे भूख लग रही है तो मेरे खाने के लिए कुछ और बना दो सिवाय थाली सुनने के। रसोइया कहता है बताओ तुम क्या खाना चाहते हो। मार्गोट कहती है कि मैं चीज बर्गर खाना चाहती हूँ क्योंकि वो जानती थी कि शेफ चीज बर्गर बनाना पसंद करता है क्योंकि उसकी बेटी को ये बहुत पसंद है। और ये बात मार्गोट को तब पता चली जब वो शेफ के घर पर गई थी। रसोइया मार्गोट के लिए बड़े प्यार से चीज बर्गर बनाता है क्योंकि उसने मांगा था। वो कहती है तुम्हारा बर्गर इतना स्वादिष्ट है कि एक निवाला खाकर मेरा पेट भर गया है। तुम ऐसा करो बाकी के बर्तन और बर्गर पैक कर दो, मैं उन्हें अपने घर ले जाऊंगा। ये सुनकर शेफ ऐसा करता है और कुछ व्यंजन और बर्गर पैक करके उसे दे देता है। मार्गोट उन्हें लेने के तुरंत बाद वहाँ से निकल जाती है और शेफ भी उसे रोकते नहीं और जाने देते हैं। उसने उसे जाने दिया क्योंकि वो पहली थी जिसने उसकी डिश की तारीफ की थी क्योंकि शेफ चाहता था कि हर कोई उसके व्यंजन खाए और उसे हमेशा याद रखे। अच्छे और बुरे लोगों को हर डिश पसंद आएगी। इसके बाद वो बाकी मेहमानों को अपनी आखिरी डिश परोसता है जिसे वो जमीन पर फैला देता है। उस सभी की चॉकलेट कैप पहनकर आग लगा देता है जिससे सारी चॉकलेट पिघलकर उनकी आंखों में चली जाती है। तुरंत एक बड़ा धमाका होता है क्योंकि वहाँ बम भी थे जिसमें सभी मारे जाते हैं और दूसरी तरफ मार्गोट इंस्पेक्टर की नाव लेकर निकल जाता है। आग जलती देख वह आराम से चीज बर्गर खाने लगती है। तो दोस्तों इसी के साथ ही मूवी यहाँ समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।